Hello, aspirants. Welcome to another session of history. तो अब हम लोग पहुंच गए हैं पल्लवा डायनेस्टीज पे। पहले हम लोगों ने किया था संगम पीरियड, फिर हमने सतवाहनास देखा। हमने संगम का लिटरेचर भी देख लिया था पहले ही। और अब हम आ गए पल्लवा डायनेस्टी पे। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ एक आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो सब करवा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हम लोग बाद में एक बार हमारी पूरी साउथ की डायनेस्टीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से पीवाईक्यूज भी करेंगे, एंड साथ में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि मैं मेंस में चाहूंगा कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाऊं, ताकि आप टॉपिक्स के बारे में खुद सोचें, खुद अपने पॉइंट्स जनरेट करें, डेवलप करें, को रिलेट कर सकें आप चीजों को। इट्स नॉट लाइक रेडीमेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि मैं बस आपको क्वेश्चन के आंसर बता दूं एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं होगा। एंड प्लीज डरिए मत इस चीज से कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। ये चीज कीजिए आप, क्योंकि यूपीएससी में मेंस अब कहीं भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। जो भी आएगा आपको खुद अपने आंसर बनाने होंगे वहां अलग अलग जगह से पॉइंट्स को कनेक्ट करके। तो मेंस पे हम वर्क करेंगे। अभी पहले हम अपना जो बेसिक सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा पल्लवा डायनेस्टी। देखिए, अभी जब मैंने आपको संगम पीरियड पढ़ाया था, एक सेकंड, ओके, जब हमने संगम पीरियड पढ़ा था तो मैंने आपको टाइम पीरियड क्या बताया था। टाइम पीरियड पे ना पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे इस बार भी आए थे। कोई साल वगैरह 4 डायनेस्टी दी थी, और उसके पहले लास्ट ईयर भी आया था मौखा रेस वगैरह डायनेस्टी के बारे में। तो टाइम पीरियड तो हर चीज का बहुत क्लियर रखी। संगम हमने देखा था 300 बीसी से 300 एडी तक, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी जब डिक्लाइन हुई थोड़ी सी, तो रूल आ गया था कालभ्रास का, और इनका रूल करीब करीब रहा 250 साल, ठीक है। फिर इनको सक्सीड किया था पल्लवास ने। क्लियर। आपको ना दो चीजों पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे हमेशा प्रीलिम्स से, एक तो इनके टाइम पीरियड पे, और दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है कंटेम्प्रेरीज पे। कौन सा किंग किसका कंटेम्प्रेरी था। तो चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। जब पल्लवास यहाँ पे रूल कर रहे थे, इनकी कैपिटल थी कंचीपुरम, ठीक है। तब ऊपर वेस्ट में ये रूल कर रहे थे चालुक्यास। चालुक्यास दो जगह से रूल करते थे, एक था बादामी, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, और एक रूल कर रहे थे वेंगी से, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में, इसे कहते थे ईस्टर्न चालुक्यास। ओके। नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, इसको मैं सेपरेटली अलग लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नॉर्थ में कौन किसका कंटेम्प्रेरी था वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा। लेकिन अभी जितना हम बोल रहे हैं उतने पे आप फोकस करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं हमेशा डायनेस्टी में, इसका ओरिजिन। ओरिजिन के सोर्सेस क्या हैं और कहाँ से पता चलते हैं। तो देखिए, पहले तो ये माना जाता है कि ये लोग क्या थे, वेस्टर्न इंडिया से जो पर्थियंस आए थे ना, ये उनके डिसेंडेंट्स थे। तो पहला व्यू तो ये कहता है कि दीज पल्लवास वर डिसेंडेंट्स ऑफ पार्थियंस। क्लियर। सेकेंड, ये कहते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे ना एक डायनेस्टी रूल क्या करती थी, वकाटकास। गुप्ता के कंटेम्प्रेरी थे। जब नॉर्थ इंडिया में गुप्ता रूल कर रहे थे, तब वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे वकाटकास, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये जो वकाटकास थे ना, इन्हीं की एक ब्रांच निकली, और उसने जाके यहाँ पर नीचे साउथ में कंचीपुरम एरिया में रूल स्टैब्लिश किया, जिन्हें कहा गया पल्लवास। ये हमारा सेकेंड ओरिजिन का सोर्स है, जो मानते हैं कि शायद ये लोग ये रहे होंगे। तीसरा व्यू मानता है कि नहीं, दे वर एक्चुअली डिसेंडेंट ऑफ चोला प्रिंस एंड ए नागा प्रिंसेस, ठीक है, जो रहा करते थे मणिपल्लवम आइलैंड पे। और इस आइलैंड के नाम पर ही इनकी डायनेस्टी का नाम पड़ा पल्लवास, ठीक है, इनके डिसेंडेंट्स थे। तो ये तीन व्यूज हैं इनके ओरिजिन को लेके। इसके अलावा हम अशोकन इंस्क्रिप्शन को हमेशा याद रखते हैं, हमने सतवाहनास में भी देखा था, ठीक है। हमने संगम लिटरेचर के टाइम भी देखा था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन मिलता है बॉर्डर एरियाज में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो इसमें एक टर्म आता है पुलिंदास,
तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो पुलिंदाज वर्ड है ये कुछ नहीं है बल्कि पल्लवास हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब देखिए सतवाहनास की हमने बात की थी लास्ट लास्ट लेक्चर में। सतवाहनास कब तक रूल किया था? हमने देखा था करीब करीब 250 एडी तक इनका रूल चला था। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अपने रूल के टाइम पे कॉन्कर किया था टोंडाई मंडलम को। टोंडाई मंडलम। और जब इन्होंने टोंडाई मंडलम को कॉन्कर किया था ना, तो पल्लवास बन गए थे इनके फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरी मतलब काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट जो आपके बिहाफ में वहां पर रूल को मैनेज कर रहे हैं। क्लियर? तो पल्लवास इनके फ्यूडेटरीज बन गए थे। अब जब ये सतवाहना डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई, तब इन लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। क्लियर है यहां तक? देन इन्होंने जो अपने अर्ली इंस्क्रिप्शंस इशू किए थे, इंस्क्रिप्शंस, ये इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत देखिए अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत के अलावा जो लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है ना अलग अलग, उन सबको ही मिला जुला के प्राकृत कहा जाता है। उसके अलावा संस्कृत, संस्कृत में भी इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। एंड ऑब्वियस है ना, मिलेंगे क्यों? क्योंकि सतवाहनास क्या थे? दे कंसिडर देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स। और पल्लवास क्या रहे? उनके फ्यूडेटरीज। तो वो लोग उसी लैंग्वेज में करेंगे ना इंस्क्रिप्शन, जैसा उनके रूलर्स चाहेंगे। राइट? देन ऑब्वियसली दे विल आल्सो पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म। अब देखिए एक पर्टिकुलर रिलीजन को पैट्रोनाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट होंगे। ऐसा नहीं है। पर्सनली आप किसी रिलीजन को पैट्रोनाइज करो वो ठीक है, लेकिन आप दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट टॉलरेंट भी हो सकते हैं कि ठीक है आप अपना चलाइए अपने हिसाब से। राइट? चलिए, तो ये सब हो गया इनका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़े। अब ये जो पल्लवास है ना, इनकी तीन लीनियज है। ये तीन लीनियज में रूल किया। एक अर्ली पल्लवास जिनका रूल रहा है करीब 250 एडी से 350 एडी, इन्हें हम अर्ली पल्लवास कहते हैं। ये अपने सारे इंस्क्रिप्शन इशू करते थे प्राकृत लैंग्वेज में। ओके। इसके दो इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, शिव स्कंद वर्मन एंड सेकेंड इज विजय स्कंद वर्मन। याद रखना जरूरी नहीं है नाम, सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये फर्स्ट लीनिएज था। फिर सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स में आते हैं हमारे पास 350 एडी से लेकर फिर 550 एडी। ये अपने इंस्क्रिप्शन इशू करते थे संस्कृत में, क्योंकि देखिए उस वक्त ये माना जाता था संस्कृत इज लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास। मतलब संस्कृत बोलना सीखना ये अपने आप में एक आपको इज्जत देता था समाज में। ओके, एक प्राइड की बात होती थी। तो रूलर को जब भी अपने आप को और बड़ा दिखाना होता है सोसाइटी में कॉमन मैन के सामने, तो वो संस्कृत में बात करता था, अपने इंस्क्रिप्शन संस्कृत में पब्लिश करवाता था। सो अब इनके बारे में, इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे विष्णुगुप्त। अब इसका नाम क्यों याद रखना है हमें? क्योंकि देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना 350 से 550 एडी, इस टाइम नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं गुप्ता रूलर्स। ओके। और एक गुप्ता रूलर थे दैट इज जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अटैक किया, विष्णुगुप्त को डिफीट किया और कैप्चर भी किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया था कि आप जाइए अपना रूल कीजिए। और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। देखिए मैं आपको इतने सारे इंस्क्रिप्शंस के नाम अलग अलग डायनेस्टी में बता चुका हूं कि अगर कल को क्वेश्चन आ जाए ना कि हमें इंस्क्रिप्शन से किस तरह से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलती है, तो आप इस तरह से अलग अलग इंस्क्रिप्शन अलग अलग डायनेस्टी से रिलेटेड वहां लिख सकते हैं आंसर में। तब जाके आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे मेंस में। ठीक है। यूपीएससी यही है कि आप पढ़िए बहुत सारा इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रोसेस कीजिए और फिर उनको कनेक्ट कीजिए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दीजिए। यहाँ कुछ भी रेडीमेड एज इट इज स्कूल या कॉलेज की तरह पका पकाया नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग आपको अपने दिमाग के अंदर ही करनी होगी। चलिए
तो ये हो गई सेकंड लीनिएज की बात। इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है विष्णुगुप्त, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं थर्ड लीनिएज, जहां की पूरी मेन हिस्ट्री हमें पढ़नी है। थर्ड लीनिएज ने रूल किया है 550 एडी से लेके 10th सेंचुरी तक, मतलब उनके अल्टीमेट डिक्लाइन तक। इस टाइम हमें संस्कृत के अलावा तमिल में भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, यानी अब जाके एक लोकल कल्चर डेवलप हो रहा है तमिल का। ठीक है, अब ये लोग सब चीज से फ्री हैं और ये लोग अपनी खुद की लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। अब हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वो तमिल में भी मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं सिम्हा विष्णु। अब देखिए नाम में विष्णु है तो इसी से याद रख लीजिए कि ही वॉज ए वैष्णवाइट। इस टाइम तक अलवर नैनास ये सब शुरू हो चुका था। ओके, ये लोग अपने टैक्स कंपोज करने लगे थे, कोई शिव भक्त कोई विष्णु भक्त। ठीक है, तो उन्हीं में से एक वैष्णवाइट थे सिम्हा विष्णु। इन्हें क्रेडिट जाता है कि इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था कालभ्रास को, जो 250 साल रूल कर रहे थे ना, उनको खत्म किया था। इसके अलावा इन्होंने चोलास को भी डिफीट किया था, एंड इन्होंने सैलून यानी कि आज का श्रीलंका वहां के किंग को भी डिफीट किया था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब हमारे मेन रूलर आते हैं महेंद्र वर्मन वन। अब मैं आपको बहुत इंसिस्ट करूंगा कि आप अब ये जो 3 रूलर आएंगे ना, इनका टाइम पीरियड भी याद रखें एग्जैक्टली, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में इनके कंटेम्प्रेरी बोल के परेशान किया जाएगा। इसका टाइम पीरियड है 600 से 630 एडी। सब ये देखते ही आपको एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, दैट ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षा। कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षा। अब बता सकते हैं एक और किस रूलर के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे ये दोनों? पुलकेशिन सेकंड। याद कीजिए, हर्षा को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने। और अगर महेंद्र वर्मन वन हर्षा के कंटेम्प्रेरी हैं तो पुलकेशिन सेकंड के भी कंटेम्प्रेरी रहे होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी इनको ना पुलकेशिन सेकंड ने डिफीट भी किया था। डिफीट बाय पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने इनको डिफीट भी किया था। अब डिफीट करके इसने क्या किया, जैसे मैं आपको मैप फिर से ले जाता हूं एक बार मैप पे। इसने डिफीट किया, ये देखिए, ये बादामी दिख रहा है, यहां पे रूल कर रहा था पुलकेशिन सेकंड। ये अटैक करता है, इसने अटैक किया कंचीपुरम। पल्लवास पे अटैक करके यहां पे, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ये जो वेंगी रीजन है ना, ये इसने एनेक्स कर लिया था, पल्लवास से छीन लिया। अब पल्लवास से इसने वेंगी छीन के यहां पर अपने भाई को किंग बना दिया। तो अब देखिए, आप चालुक्यास की 2 कैपिटल हो गई, एक बादामी जहां से वो ऑलरेडी रूल कर रहे थे, एक वेंगी जो इन्होंने पल्लवास से जीतने के बाद अपने कंट्रोल में लेके अपने भाई को वहां पे राजा बना के बिठा दिया। तो यहां से चालुक्यास की 2 डायनेस्टी शुरू हो जाएंगी, एक चालुक्यास ऑफ बादामी वेस्टर्न चालुक्यास, एक चालुक्यास ऑफ वेंगी ईस्टर्न चालुक्यास। तो पल्लवास के नेबरहुड में कौन कौन है? ऊपर ईस्टर्न चालुक्यास, इधर वेस्टर्न चालुक्यास। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसको हरा दिया पुलकेशिन सेकंड ने, वेंगी को एनेक्स किया और अपने भाई को वहां का राजा बना दिया। क्लियर? अब ये जो महेंद्र वर्मन वन थे, ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म इनिशियली, फिर बाद में ये कन्वर्ट हो गए शैविज्म। तो अब देखिए कि हमारे यहाँ टॉलरेंस कल्चर कितना था शुरू से। आज इंटॉलरेंस को लेके बहुत बातें होती है ना। उस टाइम चलिए इस्लाम नहीं था मान लिया, लेकिन सेक्ट्स तो थे ना डिफरेंट। ठीक है, तो लोग जैनिज्म फॉलो करते थे, वो फिर शैविज्म फॉलो करने लगे, तो ये सब चलता रहा। अशोक वो बुद्धिज्म में फॉलो करने लगे थे बाद में। ठीक है, तो ये सब चलता रहा है हमारे इतिहास में हमेशा से। इंडियन सोसाइटी ओवरऑल टॉलरेंस रही है। कभी एथिक्स में भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह के टॉलरेंस को लेके या इंटॉलरेंस को लेके, तो आप इस तरह के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दीजिए। जैसे ही मोदी जी ने बोला कि डेमोक्रेसी इज इन आवर डीएनए, उसी तरह रिलीजियस टॉलरेंस इज ऑल्सो इन आवर डीएनए। ओके, गॉट द पॉइंट? इस तरह की चीजें से आप अपने एथिक्स में लिखते हैं ना, कंटेम्प्रेरी को पास्ट से रिलेट करके, तो आपके आंसर का अलग ही वैल्यू होगा वहां। ठीक है, मैं इस सब में आपको वर्क करवाऊंगा, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको।
क्योंकि यूपीएससी इज नॉट जस्ट कि आपको नॉलेज ही दिखाना है, वहाँ आपको अपनी एबिलिटी भी दिखानी है कि कितना बेटर आप प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को कनेक्ट करके। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में, हाँ, इनको शैविज्म में कन्वर्ट किसने किया था? संत अप्पार। अब अगर आप लोग का दिल करे तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि अप्पार वॉज शैवाइट और ए वैष्णवाइट, मन करे तो बता देना। चलिए, महेंद्र वर्मन ने किताब भी लिखी थी, बड़ी फेमस थी, मत्स्य विलास प्रहसनम। ये बुक्स के नाम ना, ये यूपीएससी बहुत पूछता है, अभी 2-3 साल से नहीं पूछ रहा, लेकिन वो वापस ले आएगा उस चीज को। तो बुक्स और ऑथर्स के नाम आप याद रखिएगा। और ये लिखी किस लैंग्वेज में थी ये भी जानना है, संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, और इन्होंने एक टाइटल भी ले रखा था अपने, एक टाइटल भी लिया था इन्होंने, जिसका नाम जो कहते थे चित्रकार कुली। यानी कि आप इससे मान सकते हैं ना दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। अभी इससे रिलेटेड मैं एक और बात बताऊंगा आपको आगे। अ, चलिए, इस बार ना सीडीएस में क्वेश्चन आया था, 3-4 इंस्क्रिप्शन के नाम दिए थे बड़े अजीब अजीब से, जो बच्चों ने कभी सुने भी नहीं है। तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ताकि कल को, क्योंकि यूपीएससी अगर कोई जो सीडीएस में पूछ रहा है, एनडीए में पूछ रहा है ना, तो कल को वो सिविल सर्विस में ही पूछेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से एक इंस्क्रिप्शन है, मंदकापट्टू, मंदकापट्टू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये पूछा गया था सीडीएस में, और ऑप्शन में भी 3-4 इंस्क्रिप्शन के नाम थे, मैं आपको तीनों चारों कराऊंगा, ताकि कल को अगर मान लो कोई, इस बार जो ऑप्शन में था वही कल को क्वेश्चन बन के आ जाए कि इस इंस्क्रिप्शन से हमें इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मंदकापट्टू है ना, ये इंस्क्रिप्शन हमें डिटेल देता है अबाउट पल्लवा आर्किटेक्चर। पल्लवा आर्किटेक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। और इनके आर्किटेक्चर में ना हमें क्यूबिकल पिलर्स देखने को मिलते हैं, सर्कुलर पिलर नहीं, क्यूबिकल पिलर। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि जब भी अलग अलग डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर में कुछ चीजें डिफरेंट होती है ना, यूनिक, कॉमन से हटके, तो वो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के आती है। चलिए, तो ये है मंदकापट्टू इंस्क्रिप्शन। इसी के अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है जो सीडीएस में ऑप्शन में था, हालांकि वो करेक्ट आंसर नहीं था, दैट इज कुदुमिया मलई इंस्क्रिप्शन। अगर आपने 2023 का सीडीएस का पेपर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, उसमें था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें कुछ म्यूजिकल नोटेशन मिलते हैं, कुडुमिया मलई इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखिएगा। और महेंद्र वर्मन वन के टाइम ही शुरुआत हो गई थी रॉक कट टेम्पल्स की। ये टेम्पल्स ना दो तरीके से बना सकते हो, या तो एक बड़ा सा रॉक लो, धीरे धीरे उसको काटते जाओ, छाटते जाओ, और अल्टीमेटली उसको ऐसे टेम्पल बना लो। ठीक है, और दूसरा दूसरा होता है कि नीचे से, जैसे आज के टाइम में बनाए जाते हैं, नीचे से पिलर्स लगा लगा के, ठीक है, ऐसे बना दो। तो इन्हें, इस टाइप के हम कहते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल, स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे, और इनको कहते हैं रॉक कट, यानी कि एक रॉक है बहुत बड़ा, उसमें से कट किए जा रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट्स ऑल अबाउट महेंद्र वर्मन वन। ये जरूर याद रखिएगा, ये मत भूलना, ये एग्जाम में जरूर आएगा, प्रीलिम्स में 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं, नरसिम्हा वर्मन वन। ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, इन्हें कुश्ती का बहुत शौक था, तो इन्हें ममल्ला भी कहा जाता है। चलिए, अब इनका रूल, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने ऊपर देखा महेंद्र वर्मन वन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया और वेंगी को एनेक्स कर लिया। इस आदमी ने उसका रिवेंज लिया, और पुलकेशिन सेकंड को ना सिर्फ डिफीट किया, बल्कि ही ऑल्सो किल्ड हिम। तो ये रिवेंज यहाँ पे उन्होंने पूरा किया, और उसकी जो कैपिटल थी वातापी, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा। ठीक है, तो नरसिम्हा वर्मन वन को हम वातापी कोंडा भी कहते हैं। फिर श्रीलंका में इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन किया, क्योंकि ये भी राम भगवान की तरह वहां पे किसी को राजा बनाना चाहते थे, किसी विभीषण को। ओके, तो श्रीलंका में इन्होंने, इनके जो दोस्त थे, यार ये क्या हो रहा है, मनावर्मन, इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन किया, जीता, और मनावर्मन को किंग बनाया श्रीलंका में।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको प्रीलिम्स में बहुत परेशान करेगी कि ये था ना ह्यूनसांग, ये किस किस राजा के टाइम विजिट किया और कहाँ कहाँ विजिट किया, ये बहुत परेशान करता है आपको। तो ये भाई साहब इस टाइम पे आए थे नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम कंचीपुरम में। ठीक है, कंचीपुरम के बारे में इन्होंने लिखा है काफी। इसके अलावा इन्होंने दो एक शहर भी बसाया था महाबलीपुरम। एक्चुअली उसका नाम ममल्लापुरम था उस टाइम, अपने नाम पे ही रखा था उन्होंने ममल्लापुरम। ठीक है, और वहां पे हमें ना बहुत सारे मोनोलिथिक रथ देखने को मिलते हैं। मोनोलिथिक रथ मतलब एक पत्थर है उससे काट के बनाए। ठीक है, तो इसमें से फेमस है एक पंच पांडव रथ। ठीक है, तो अब कई बार आपको अगर यूपीएससी को मस्ती चढ़ गई तो ये भी पूछ लेगा इनमें से कौन सा पंच पांडव रथ में नहीं आता है। तो देखिए जो नकुल था ना वो नहीं आता है। बाकी आपको धर्मराज, युधिष्ठिर वाले, ठीक है, अर्जुन, भीम, इसके अलावा सहदेव और द्रौपदी, इन पांचों के रथ मिलेंगे। नकुल का नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी खेल देगा नहीं तो आपके साथ। चलिए, ये हो गया नरसिम्हा वर्मन वन। अब हम आते हैं नरसिम्हा वर्मन टू। इसके बीच में भी दो रूलर आए थे बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नरसिम्हा वर्मन टू, मैं आपको इसको बहुत थॉरोली पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ है इसमें। आपसे जरूर क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको पढ़ने के बाद, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नरसिम्हा वर्मन टू से ज्यादा जाने जाते हैं राजसिम्हा नाम से। इनकी जो रेंज थी ना थोड़ी पीसफुल टाइप की, मतलब इन्होंने ज्यादा ध्यान आर्किटेक्चर वगैरह पे ज्यादा दिया है। लड़ाई झगड़े में हमें कुछ ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। और इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखना जरूरी है, 695 टू 722 AD। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। हाँ, ये जो पुलकेशिन सेकंड को इन्होंने हराया था ना, इस बैटल का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ मनीमंगलम। ठीक है, और इस बैटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बस दैट्स इट। आते हैं नरसिम्हा वर्मन सेकंड पे। तो इनके टाइम पे कुछ अच्छे टेम्पल बने थे जो आज भी बड़े फेमस हैं। जैसे अगर आप महाबलीपुरम जाएंगे तो आपको सबसे फेमस मिलेगा शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। जब मैं आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा ना तब मैं यही नाम दोबारा यूज करूंगा। तो आप इन नाम से अगर फैमिलियर रहेंगे तो आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, समझ भी आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है यार जो आते ही हैं, नगर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, वेसारा स्टाइल, कलिंग स्टाइल, मालवा आर्किटेक्चर, बंगाल आर्किटेक्चर, ये सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, दूसरा है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ टेम्पल। कंचीपुरम में। ओके, और इनका जो नाम है नरसिम्हा वर्मन टू का, ये एक और चीज के लिए फेमस है क्योंकि इनके कोर्ट में ना एक आदमी था, दंदिन, स्कॉलर था। एंड इसने लिखा था 10 कुमार चरित्र। ये बुक का नाम पूछा जाएगा, पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी सारी हिस्ट्री, मतलब इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री टाइप है वो हमने कर दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बेसिक फैक्ट्स जो जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं पहले। आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट ये टॉपिक मुझे पूरा डिटेल में कवर करना था, क्योंकि ये जब सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है तो ये आपसे इस साल अगर यूपीएससी ने नहीं पूछा है सिविल सर्विस में तो ये अगले साल पूछेगा, बट पूछेगा जरूर। तो अच्छे से कर लो, इसके अलावा आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई कैन अश्योर। इनका जो किंगडम था ना, अरे यार ये पेन खराब है। किंगडम, ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है कोट्टम, कोट्टम वर्ड। और इसको मैनेज करता था एक ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय किंग। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कोई नॉबल कोई हेरिडिटरी पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉइंट करेगा किंग और रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग और क्या करते थे, ये देवदान देते थे, देवदान, ब्रह्मदे, इट इज एक्चुअली देव दे।
तो ये क्या होते थे इनके ना, ये एक तरह के लैंड दे दिए जाते थे इनको, मतलब वो लैंड दान कर दिया गया है ब्राह्मण को या एक टेम्पल को दान कर दिया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होते थे, यानी कि इस जमीन से अब ये जो गांव दान कर दिया ब्राह्मण को, जैसे महाभारत में हम देखते हैं गुरु द्रोण को एक गांव दान कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए, जैसे हम आज गुरुग्राम कहते हैं, है ना। तो इस तरह की जो ब्राह्मणों को दान दे दिए जाते जो गांव या देवदान यानी टेम्पल है कोई, तो उसके अराउंड का पूरा एरिया दे दिया गया है कि यहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा आप टेम्पल में यूज कर लेना। उसी तरह ब्राह्मण को ये एरिया का जो भी रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, वो आप यूज कर लेना। तो इन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता था कि आप यहाँ का टैक्स अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर कुछ सभा हुआ करती थी मैनेज करने की लोकल अफेयर्स को और उनकी कमिटीज। ये बहुत डेवलप फॉर्म में मिलेगा इसके बाद जब इंपीरियल चोलास आएंगे ना, तो वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी डेवलप फॉर्म में दिखने को मिलेगी हमें। वो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको, उसमें मेंस पे क्वेश्चन बनेगा आज नहीं तो कल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ, घटिका, पूछा गया है पास्ट में। घटिका होते थे सेंटर ऑफ हायर स्टडीज, घटिका, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत बिल्कुल। अगर साउथ डायनेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो पल्लवा आर्किटेक्चर। सबसे पहली बात, ये पहले इंसान थे, दे वर द पायनियर, जिन्होंने रॉक कट टेम्पल की शुरुआत की थी। इससे पहले हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है सिंस अशोकन टाइम, रॉक कट केव्स, बुद्धिस्ट केव, जैन केव्स, ओके, करले, भज, अजंता, हमें केव्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये हैं जिन्होंने रॉक कट टेम्पल की शुरुआत की। तो दिस इज फर्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एकदम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास टू द आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपने कुछ नई शुरुआत की, ओके। फिर द्रविडियन स्टाइल की यहाँ से शुरुआत होती है, द्रविडियन स्टाइल बिगिन। फिर हमें एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है, कैसे, देखिए। पहले हम टेम्पल कैसे बना रहे हैं, डायरेक्ट केव से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पत्थर लिया बड़े बड़े, ठीक है, उससे हमने क्या बना दिए, मोनोलिथिक रथ। तो ये सेकंड स्टेज हो गई। पहले केव से टेम्पल बना रहे थे, फिर उसी पत्थर से अब हम लोग रथ बना रहे हैं प्रॉपर, पूरे 3D टाइप के। उसके बाद फिर अब हम लोग स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाना सीख गए हैं, यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को जोड़ के एक के ऊपर एक स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाने। तो ये हमें एक तरह का इवोल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पे आर्किटेक्चर में। देन पल्लव आर्किटेक्चर को हम 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, महेंद्र वर्मन वन, इनके टाइम पे रॉक कट टेम्पल की शुरुआत होती है, ठीक है। ज्यादा इससे ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ रॉक से काट काट के टेम्पल बना रहे थे। नरसिम्हा वर्मन वन, ये सेकंड स्टेज पे लेके गए इस चीज को कि मैं इस पत्थर सिर्फ गुफाएं काट के उसमें अंदर टेम्पल नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे पहाड़ को ही काट के मोनोलिथिक रथ बनाऊंगा। और हमने देखा बहुत सुंदर भी लगते थे ये रथ, ठीक है। उसके अलावा मंडप बन रहे थे। मैं आपको एग्जाम्पल बता ही चुका हूँ पंच पांडव रथ का, ओके। फिर नरसिम्हा वर्मन वन के बाद मैंने आपको बताया था राजसिम्हा की रिन, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पॉलिटिकल। इसमें इन्होंने यूज किया था सॉफ्ट सैंड रॉक। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट में परेशान करता है। वो आपसे कहता है कि ये लोग फलाना मटेरियल यूज कर रहे थे, ग्रे स्टोन यूज कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है, सॉफ्ट सैंड रॉक यूज हो रही है यहाँ पे। और आपको याद ही रखना है तो आप इससे रख लीजिए कि कंचीपुरम हमारा कहाँ है, एकदम ये ममल्लापुरम, एकदम कोस्ट पे। तो वहां से क्या मिलेंगे हमें, यही वाला रॉक मिलेगा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट टेम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैलाशनाथ टेम्पल और उसके अलावा शोर टेम्पल, देन ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ये भी याद रखिए, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ठीक। फिर राजसीमा हो गई थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज आते हैं हम, लेटर पल्लवास। मतलब ऐसा नहीं है राजसीमा के साथ खत्म हो गई थी डायनेस्टी, लेटर पल्लवास आएंगे बाद में, ये थोड़े कमजोर टाइप के आएंगे, लेकिन इनके टाइम पे बने हुए टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आज भी बड़े फेमस है। पहला, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल,
दूसरा मुक्तेश्वरा, अपने से कुछ गए भी होंगे शायद, एंड मतंगेश्वरा। ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस देखने को मिलती हैं, डिसेंट ऑफ गंगा, यहाँ महाबलीपुरम में। उसके बाद पेनेंस ऑफ अर्जुना। ये सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए कि ये सब हमें कहाँ देखने को मिलती है, पल्लव आर्किटेक्चर में। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा। देन अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, वो है कंची से रिलेटेड। क्योंकि देखिए जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नालंदा तक्षशिला वगैरह है ना, उतने इम्पोर्टेंट ये कंची भी है। तो यहाँ पे भी कई ऐसे लोग पढ़े जो आगे चल के जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। पहला नाम मयूर शर्मन। मयूर शर्मन कौन थे ये? नहीं मालूम? मयूर शर्मन वॉज फाउंडर ऑफ कदम्बा डायनेस्टी। मैं दिखाऊंगा एक मैप पे। ठीक है, कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। दूसरा दिगनाग। ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था मैच द फॉलोइंग में कि ही वॉज ए बुद्धिस्ट राइटर। ठीक है, यूपीएससी ने सिर्फ सुपरफिशियल लेवल से पूछा था। लेकिन क्या है कि पता नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ संस्कृत स्कॉलर भी थे इसी टाइम पे, जैन स्कॉलर भी थे। तो यूपीएससी ने बहुत सिंपल पूछा था, बुद्धिस्ट राइटर, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी जो भी पूछता है ना अगले साल या कुछ साल बाद उसको बहुत डिटेल में पूछता है फिर। इसका टाइम पीरियड था 345 टू 540 एडी। एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ हेतु हेतु विद्या। अभी हेतु विद्या क्या होती है? इसी से इवॉल्व हुआ है हमारा डिडक्टिव लॉजिक। और जो कहते हैं ना कि यार जो प्रत्यक्ष है बस वही सच है, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ, बस वही सही है। ओके, ये कहलाता है डिडक्टिव लॉजिक, और उसका इवोल्यूशन यहीं से हुआ है, हेतु विद्या से, जिसके फाउंडर थे दिगनागा। क्लियर? आगे बढ़े। फिर कंची में ही पढ़े थे धर्मपाल, जो आगे चल के नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बने थे। नालंदा के हेड बनेंगे। ठीक है, ही वॉज धर्मपाल। देन भैरवी, ये संस्कृत स्कॉलर थे। याद रखिए, बुद्धिस्ट जैन संस्कृत कंफ्यूज नहीं होना। संस्कृत स्कॉलर भैरवी। इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी कृत अर्जुन में। ठीक है, और मैंने पीछे बताया था आपको किसके टाइम पे थे ये, सिम्हा विष्णु। कई बार ये भी जरूरी हो जाता है जानना यूपीएससी के लिए, वो परेशान करता है आपको जगह तरीके से। आपने एक नाम सुना है वत्सयान? वो भी यहीं से पढ़े। उन्होंने भी एक किताब लिखी, न्याय भाष्य। न्याय देख लेना यार, स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग पे रिलाय मत किया करो। वत्सयान ने लिखी है न्याय भाष्य। उसके अलावा एक और थे, सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति ये शेवाइट शेवाइट थे। शेवाइट, ये भी पता होना चाहिए आपको, अलवर थे कि शेवाइट थे। इसके अलावा इस टाइम पे हमें और क्या क्या टेक्स्ट देखने को मिलते हैं लिटरेचर में? हाँ, नैनार। ये जो नैनार थे, इन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे थे। इनके टेक्स्ट को कहते क्या है? देखिए, अगर आपको नहीं पता है ना इस वक्त कि नैनार अलवर इनके टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो आप यकीन मानिए आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। क्लास 11th एनसीईआरटी, उसमें बहुत अच्छे से दिया है ये। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों ने सच में नहीं पढ़ी है या समझ नहीं आई है, तो फिर मैं करवाऊंगा उसे, लेकिन इतने बेसिक गलतियां नहीं करने दूंगा। चलिए, न्यायनाथ, इनके जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको कहते हैं देवारम। उसके बाद अलवर्स, इनके टेक्स्ट को कहते हैं ननयीरा दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन थी इनके लिटरेचर के बारे में। एक लास्ट और बता देता हूँ।
आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि शायद ओवर हो रहा है, बट यार क्योंकि यूपीएससी अगर एक एग्जाम में पूछा तो दोबारा पूछेगा, इसलिए मैं चांस नहीं लेना चाहता आपके साथ। आई वॉन्ट यू टू गेट द क्वेश्चन राइट। ममंदुर इंस्क्रिप्शन, ये पीछे भी बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ से वोकल म्यूजिक के बारे में लिखा गया है, मतलब हमें पता चलता है वोकल म्यूजिक के बारे में। फिर कुडुमियामली, ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया। कुडुमियामली इंस्क्रिप्शन, यहाँ से म्यूजिकल नोट्स एंड नॉट जस्ट नोट्स बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिटेल दी हुई है। फिर सीतनावसल नाम की जगह है, सीतनावसल। यहाँ से हमें कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, और ये पेंटिंग्स बनाई थी जैन मॉन्क्स ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि जैन मॉन्क्स ने अगर बनाई है तो यहाँ पे हमें वो क्या दिखा रहे होंगे, उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उन्हीं की आइडियोलॉजी इन पेंटिंग्स में दिखती है हमें। उसके बाद लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज, ये कमेंट्री है जिसका, जिसे कहते हैं हम दक्षिण चित्र, दक्षिण चित्र। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको सुपरफिशियली पूछा गया था लास्ट टाइम, लेकिन ये कभी डिटेल में पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाइल किसके टाइम पे की गई थी, महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे। और ये बुक है क्या, ये क्या बताती है? इट इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर पेंटर्स। ठीक है, हम्म, दक्षिण चित्र, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है पेंटर्स की। Alright, so that's all I wanted to tell you for Pallavas dynasty, and I hope आपको ये चीज़ें समझ आई हों। आप अपने नोट्स बनाइए, लिखिए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाके ही आप इसको हैंडल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब ये सब तो हो गया है, हमारा पल्लवास हो गया। अब मुझे साउथ डायनेस्टी में से आपको और क्या क्या बताना है, तो मेरे लिए आपको जरूरी हो जाता है चालुक्यास पढ़ाना, दोनों, बादामी वाले भी और वेंगी वाले भी। ओके, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हर्षा, और हर्षवर्धन की डायनेस्टी भी कराऊंगा मैं आपको। अरे सॉरी, हर्ष हर्षवर्धन और करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग कहेंगे तो उससे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो भी करवा देंगे। ठीक है, बस फिर हमारा ये एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे मिडाइवल पे। ओके, तो ये सब मेरी तरफ से जितना मैंने करवाया आपको, इसको अच्छे से याद रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च ए रिवीजन कोर्स। अभी नहीं, आपका मेंस हो जाए सितंबर का, जो अभी बच्चे मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो 24 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम एक रिवीजन कोर्स लॉन्च करेंगे। रिवीजन, थॉरो कंप्लीट रिवीजन एकदम, मतलब पूरे सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको सारे जो बेसिक्स हैं पूरे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ज्योग्राफी से लेके, तो बड़ा हो जाए यार कुछ। ओके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो मैं आपको अभी से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लास्ट मोमेंट पे इसको, फैक्ट्स को याद करने में आपको तकलीफ हो। ठीक है, तो इसी के अलावा हिस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये सारे बेसिक्स मैं आपको पूरे तरीके से कराऊंगा। एंड इसके अलावा मैं आपको साइंस, टेक, एनवायरमेंट और आईआर, इनका करंट से रिलेटेड जितना, क्योंकि देखिए इनमें से अगर आपको मान लीजिए कि इन सब में से इंडिविजुअली अगर आपको 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि 8 क्वेश्चन करीब सिर्फ करंट अफेयर से होंगे। तो वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए हम स्टैटिक में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनवायरमेंट में जहां मुझे लगेगा कि मुझे कुछ चीजें बतानी चाहिए आपको अल्फा बीटा टाइप की, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे कि आप करंट अफेयर्स से अगर कर रहे हैं ना ये 3 सब्जेक्ट, तो आपके 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे इसमें से आने वाले। इसके अलावा जो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस करवा रहा हूँ ना, उसके साथ भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक का, मतलब स्टैटिक करंट को लिंक करके पढ़ाएंगे हम उसमें आपको। तो अगर आप लोग चाहें तो आप उसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए मैं दूसरे चैनल्स की तरह सिर्फ लंबे लंबे लेक्चर बना के, पीडीएफ बना के, सुंदर सुंदर वो दिखा के आपको कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जितना आपके काम का है और जो
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवा दे। क्योंकि देखिए मैंने आपको ऊपर लिटरेचर पढ़ाया था, इसी तरह अगर मैं आपको बुद्धिज्म के कुछ इन डेप्थ लिटरेचर पढ़ाऊंगा ना, वो जरूरी इसलिए हो जाता है कि 2018 के बाद से बुद्धिज्म पे इजी क्वेश्चन आ नहीं रहे। बहुत डेप्थ में जा रहा है, वो महासंघिका के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, मैत्री के बारे में पूछ रहा है, वो इन डेप्थ में आपको कराऊंगा। लेकिन जरूरी है कि आप समझें कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं आपको सिर्फ बुद्धिज्म करा दूं कि हॉर्स का सिंबल ये चीज डिनोट करता है, बुद्धा यहाँ पैदा हुए थे, वहां पे उनकी मृत्यु हुई, ये सब मैं पढ़ा भी दूंगा ना, वो आपका टाइम वेस्ट है। वो इतना बेसिक है कि वो आप खुद से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको वो पढ़ाना चाहूंगा जो एग्जाम में आएगा। बुद्धिज्म में इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब जैनिज्म में भी नहीं आ रहे हैं। मुझे आपको 6 फिलोसफिकल स्कूल्स भी पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद मुझे आपको सूफीज्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाना है, अलग अलग स्कूल्स होते हैं उनमें भी। क्योंकि मेरा गोल है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। मैं सिर्फ आपको इजी इजी चीजें पढ़ा दूंगा और आप खुश हो जाओ कि वाह वाह हमें तो सब समझ में आ गया। बट अगर वहाँ क्वेश्चन आना ही नहीं है उससे, तो करोगे क्या उसको पढ़ के? वो आपका टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। ओके, सो मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ अपना, इवन मोर देन 100% दे रहा हूँ। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि रिटर्न में आपका फुल कॉपरेशन मुझे मिले। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग चालुक्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे। गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।